तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे ना क्रोनिक क्रानिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज। जैसे कि कल हमने अक्यूट हमने इस्कीमिक हार्ट डिजीज पढ़ी, फिर इसके बाद उसमें हमने एंजाइना, फिर उसके सब टाइप्स थे जो स्टेबल अनस्टेबल प्रिंसिपल, और फिर इसके बाद जो है ना हमने एमआई पढ़ी है। फिर इसके बाद आज जो है ना हमारे पास है क्रानिक इस्केमिक हार्ट डिजीज। अगर आप जो है ना ये अक्यूट वाला मसला जो है ये आप इसको ठीक ना करें और ये प्रोग्रेस करें, आगे जो है ना मसला जो है ना क्रानिक हो जाए, फिर हम इसको कहेंगे क्रानिक इस्केमिक हार्ट डिजीज। ठीक है। अब क्यों आए, वही चीज है कि विद आर विदाउट इन्फार्क्शन। ठीक हो गया। और जब आप इसको क्रानिक इस्केमिक हार्ट डिजीज को जब आप इसको ठीक ना करो, और जो पेशेंट है वो अपने सेहत का ख्याल ना रखें, वही स्मोकिंग, वही जो है ना एक्सरसाइज ना करे, और जो है ना अपने लिपिड प्रोफाइल, जो लिपिड का जो है ना वो उसका ख्याल ना रखें, जो काजेज हमने किए हैं उसका ख्याल ना रखे, तो फिर ये जो है ना फिर ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसकी प्रोग्रेस होती है ना। तो इसलिए इस यहाँ पे हमने रखा है कि प्रोग्रेस इज टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है। अब ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है क्या चीज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे विद राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर। ठीक है ना। बेसिकली जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है ना, ये पंप आपका जो हार्ट है, कहने का मकसद ये यहाँ पे जो पंप फेलियर है यहाँ पे, कि आपका जो हार्ट है वो सही तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है, और ब्लड जो है ना वो इकामुलेट हो जाता है आपके वेंट्रिकल्स में। ठीक हो गया है। क्योंकि हार्ट जो है ना वो खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस्कीमिया की वजह से, विद और विदाउट इस्कीमिया। ठीक है। अब जो है ना अगर आपके पास ये मसला हो गया है तो अब ब्लड जो है ना वहां पे जमा होंगे, और हम इसको कहेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि अब कंजेशन हो गई है। ठीक हो गया। और ये इसको हम कहते हैं पंप फेलियर। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू राइट एंड लेफ्ट साइडेड फेलियर। ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड फेलियर साइडेड फेलियर है, इसके हम जो है ना जो कॉजेज है बेसिकली इस्कीमिया। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, ठीक है ना, स्टार्ट पे, कि इस्कीमिया उसको कहते हैं कि जब आपका जो है ना ब्लड सप्लाई एक जगह को ना हो, और वहां पे जो डिमांड है वो पूरी ना हो है। और जो डिमांड क्या है, ऑक्सीजन, जो जो खुराक है, ठीक है, वो टिश्यू को नहीं मिल रही है, इसको हम कहते हैं इस्कीमिया। ठीक है। हाइपरटेंशन हो सकते हैं, क्योंकि जब हाई ब्लड प्रेशर हो तो तब भी आपके पास जो है ना वो ये भी एक काज है। ठीक है। और एक है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और आपका जो चारों चैम्बर है ये आगे हम पढ़ेंगे। जो कार्डियोमायोपैथी है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, मायो का मतलब होता है मसल, पैथो का मतलब होता है पैथोलॉजी। ये कार्डियक मसल से रिलेटेड जो पैथोलॉजी है उसके बारे में ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आ रहा है। सही है। कंस्ट्रक्टिव है, रिस्ट्रक्टिव है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये सारे टाइप्स हैं, आगे हम करेंगे। इसमें जो है ना आपके सारे चारों चैम्बर जो है ना वो बड़े हो जाते हैं, हाइपरट्रॉफी होती है, तो ये भी एक काज है। ठीक है। इसके अलावा जो है ना माइकार्डियल इन्फार्क्शन, जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि आप एमआई को ठीक ना करो तो फिर ये धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होते, तो ये भी एक काज है। ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं ये बिल्कुल इस चैप्टर के लास्ट में हम करेंगे। ठीक है। अब जिसके जो क्लिनिकल फीचर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है ना कि हाइपरटेंशन हो, इस्कीमिया हो, साथ में जो है ना कार्डियोमायोपैथी हो, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो, और कोई भी वाल्व की डिजीज हो, या एओर्टिक स्टेनोसिस हो, या जो है ना आपके पास कोई भी वाल्व की डिजीज हो, तो उसमें जो है ना आपके पास ये मसले, आपके पास लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा। तो जो क्लिनिकल फीचर है ना, जैसे कि आप अब अपने काज को जहन में रखें, काज को अपने जहन में रख लिया है, ठीक है ना, फिर इस काज को जो है ना हम धीरे धीरे इसको आके लेके जाएंगे, अपना एक स्केच बनाएंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे। और कॉन्सेप्ट कैसा है, वो ऐसा है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ चला जाऊंगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ठीक है, कि इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, है, ठीक हो गया, और साथ में जो है ना आपके पास क्या हो, कार्डियोमायोपैथी हो, है,
कार्डियोमायोपैथी यानी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब ये सब, अब अगर इस्कीमिया है या कार्डियोमायोपैथी है, कार्डियोमायोपैथी आपका मसल जो है ना वो सही तरीके से अब काम नहीं कर रहा है स्टार्ट में, क्योंकि ये हाइपरट्रॉफी हो जाती है स्टार्ट में, तो ये बहुत ज्यादा जोर लगाएगा, पावर लगाएगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा निकालेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर इसमें जो है ना जीन की और प्रोटीन प्रोडक्शन होती है, और ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन होती है, जो सेल है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, और जब बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है वो फिर काम का नहीं रहता। इसका जो मेन एग्जांपल ये है कि एक बंदा है, वो जैसे कि माज है, माज तो बड़ा हैंडसम बंदा है? और एक और बंदा है वो बहुत ज्यादा मोटा है? और माज और मैं एक दूसरे बंदे को जो है ना वो मैं एक लाइन में खड़ा कर दूं और मैं कहूंगा कि आप लोगों ने भागना है? तो ज्यादा कम टाइम में माज वो जो फासला है, वो जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा कि मोटा बंदा करेगा। तो यही एग्जांपल यहाँ पे भी जो है ना ये फिट हो रहा है, क्योंकि अब आपका हार्ट जो है वो सही तरीके से पंप नहीं कर पा रहे, वो मोटा हो गया है, ठीक है? तो कार्डियक मायोपैथी हो, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इन सब का अगर ये काम नहीं कर रहे, अब हार्ट आपका सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा? आपके पास ब्लड जमा होंगे कि नहीं होगा? तो इसी वजह से जो है ना हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम ओवरलोड होगा। बहुत अहम बात, सही है, वॉल्यूम ओवरलोड होगा। फिर इसके बाद ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट, इसको जो है ना आप लोग साथ साथ में लिखा करें, ठीक है? अब क्योंकि ये बुक में नहीं है आप लोगों के पास, ठीक हो गया? अब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी वाल्व का मसला हो, ठीक है ना, तो अगर वाल्व का मसला हो, ये इयोटिक स्टेनोसिस हो या पल्मोनिक स्टेनोसिस हो, अब प्रेशर वहां पे आगे, प्रेशर रास्ता बंद है, पीछे से जो है ना वेंट्रिकल बहुत ज्यादा पावर लगा रहा है? ये इयोटा है, ये वेंट्रिकल है, इयोटा में जो है ना स्टेनोसिस हुई है, वेंट्रिकल जो है ना वो कंट्रैक्ट करेगा और आगे ब्लड फेंकेगा, लेकिन आगे रास्ता बंद है, तो वेंट्रिकल जो है ना वो ज्यादा जोर लगाएगा, साथ में जो है ना ये अब वक्त के साथ साथ वेंट्रिकल जो है ना अपने आप को बड़ा कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आगे रास्ता बंद है और ज्यादा पावर की जरूरत है। तो कोई भी वाल्व का मसला हो, तो जब वाल्व का मसला हो तो ये भी हमारे पास जो है ना अब क्या होगा? प्रेशर ज्यादा लगाएगा ना, ज्यादा जोर लगाएगा, ज्यादा पावर लगाएगा, तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास प्रेशर की ओवरलोड हो जाएगी, है? जैसे कि वहां पे वॉल्यूम ओवरलोड हुआ था, यहाँ पे प्रेशर ओवरलोड होगा, ठीक हो गया? फिर अब प्रेशर ओवरलोड की वजह से भी वॉल्यूम ओवरलोड होती है, ठीक है ना? क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, अब आगे रास्ता बंद है तो पीछे वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ठीक हो गया? या कोई भी हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपके पास आपका जो है ना यानी जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिवाइड बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम ये लेते हैं ना, लेकिन अब प्रेशर जो है ना जैसे कि नॉर्मल हमारे पास 120/80 है, तो यहाँ पे जो है ना आपके पास बहुत ज्यादा हो जाता है प्रेशर। तो हाइपरटेंशन का मरीज हो तो उसमें भी हमारे पास ज्यादातर प्रेशर जो है ना वो क्या होता है? ओवरलोड होती है। तो प्रेशर ओवरलोड, वॉल्यूम ओवरलोड, ठीक है ना? अब इन दोनों की वजह से हमारे पास एक मसला होगा, और वो मसला क्या है कि अब जो हार्ट का जो मसल्स है हमारे पास, जो मायोकार्डियल मसल्स है, उस पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, है? तो हम ये कह सकते हैं ना कि मायोकार्डियल स्ट्रेस होगा फिर, ठीक है? अब जब मायोकार्डियल स्ट्रेस होगा तो आगे क्या हो सकता है? जहन को आप लोग यूज करें, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, तो इसका मतलब ये है कि मायोकार्डियल वाल स्ट्रेस, उस पे ज्यादा स्ट्रेस आएगा, उस पे ज्यादा वो आएगा, ठीक है ना? फिर क्या होगा? हम्म फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि अब हार्ट जो है ना अब स्ट्रेस आ गया है, इतना कमजोर दिल जो है ना वो काम नहीं कर पा रहा है, अब ये समझ रहा है कि मैंने अपने आप को बड़ा कर देना है, तो अब ये बड़ा करने के लिए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है ना? जीन लेवल पे, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में हमने इस चीज को बड़ा एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था वहां पे, और इसको हमने डिस्कस भी किया है और याद भी किया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना अब प्रोटीन बनेंगे, ठीक है ना? अब मायोकार्डियल, अब जीन प्रोग्रेशन होगी इसके बाद, ठीक है ना? स्ट्रेस होगा, जीन प्रोग्रेशन होगी, यानी जीन एक्टिवेट होंगे। जब जीन एक्टिवेट होंगे तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? है प्रोटीन बनेंगे, ठीक है? अब जब प्रोटीन बनेंगे फिर क्या होगा?
प्रोटीन बनेंगे तो इसका कहने का मकसद क्या है कि आपका जो हार्ट है वो बड़ा होगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और ये लोग जो प्रोटीन पाउडर उसमें पीते हैं और खाते हैं, वो क्यों, क्योंकि मेरा जो स्केलेटल मसल्स हो या शोल्डर हो या चेस्ट हो वो बड़े हो जाए हैं। तो वो क्या है, बेसिकली वो प्रोटीन ही है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोटीन होते हैं, वो जो है ना वो जीन लेवल पे ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रोटीन बना देते, सेल जो है ना वो बड़े हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि क्या होगा, हाइपरट्रॉफी होगी। किस चीज की हाइपरट्रॉफी होगी, मायोकार्डियल सेल की हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक हो गया। जब हाइपरट्रॉफी होगी फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, और इसको हम क्या कहेंगे, जब इस जीन लेवल पे हम ये कहेंगे कि भाई साहब ये हुआ, स्ट्रेस हुआ, ये काजेस थे, इसी वजह से जो है ना हमारे पास हार्ट पे वो हाइपरट्रॉफी हो गई। अब इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंपेंसेटेड है, कंपेंसेटेड कंपेंसेटेड हार्ट फेलियर। और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, बहुत अहम बात है, सही है, एसिम्प्टोमेटिक। कंपेंसेटेड हार्ट फील हो, क्योंकि अपने आप को अभी कंपेंसेट करेगा, ठीक है। इसलिए इस स्टेज को हम कहेंगे कि भाई साहब जो हाइपरट्रॉफी हुई, इस स्टेज को हम कहेंगे कंपेंसेटेड हार्ट फेलियर, ठीक है। और ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जब ये हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, अगेन यही सीन दोबारा चलेगा। जब ये दोबारा चलेगा और जो है ना अब वॉल्यूम और ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम और ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। जब ज्यादा प्रेशर, ज्यादा वॉल्यूम और ज्यादा होगा, फिर से जो है ना जीन जो है ना वो इकामुलेट हो जाए, सॉरी एक्टिवेट हो जाएंगे। जब जीन लेवल पे काम होगा फिर से प्रोटीन बनेंगे, वही सीन चलेगा दोबारा, और दोबारा हाइपरट्रॉफी हो जाएगी है। यहाँ पे भी हाइपरट्रॉफी हुई थी, लेकिन अब हाइपरट्रॉफी डबल हो गई। अब आपका हार्ट जो है ना वो क्या हो गया, सही मोटा हो गया। अब सही मोटा जब हो जाता है तो फिर वो हार्ट उसी तरीके से वो पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। अब तो ये यहाँ पे हाइपरट्रॉफी होगी, वही सीन है, प्रेशर, स्ट्रेस वाल, दोबारा ये ऊपर जो मैंने बात की वही चीजें मैं दोबारा लिख रहा हूँ। फिर से जो है ना मजीद और प्रेशर बनेगा, मजीद वॉल्यूम ओवरलोड बनेगा, मजीद वाल पे जो है ना स्ट्रेस आएगा, मजीद जब वाल पे स्ट्रेस आएगा, मजीद जो है ना एबनॉर्मल जीन एक्टिवेट हो जाएंगे, एबनॉर्मल जीन एक्टिवेट हो जाएंगे हैं, जीन एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये जीन एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रोटीन जो है ना वो बन जाते हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन अब बन गए। जब प्रोटीन बन जाते हैं तो आपका हार्ट जो है ना वो और भी मोटा हो जाता है, ठीक हो गया। तो एबनॉर्मल प्रोटीन बन गए, ठीक है ना। अब अब यहाँ पे ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन बन गए ना यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि अब जो है ना और मोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कंट्रेक्टिलिटी होगी वो पुअर कंट्रेक्टिलिटी होगी, कहने का मकसद ये, ठीक हो गया, पुअर कंट्रेक्टिलिटी होगी। जब पुअर कंट्रेक्टिलिटी होगी आगे क्या होगा, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। ये नहीं जैसे कि हमने फिजियोलॉजी में बात की, ठीक है ना, जो कंट्रेक्टिलिटी इसका डायरेक्ट रिलेशन है कार्डिक आउटपुट के साथ, कंट्रेक्टिलिटी इंक्रीज कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, ठीक हो गया। तो जब कंट्रेक्टिलिटी डिक्रीज, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, ठीक हो गया। फिर क्या होगा, जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा किडनी के पास ब्लड कम चला जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि 15 से, कुछ कहते हैं कि 15% जो है ना वो ब्लड किडनी के पास जाते हैं, कुछ कहते हैं कि 20%। जहन में रखो कि 15 से 20% जो है ना वो परफ्यूजन और जो ब्लड फ्लो है वो किडनी की तरफ होती है। अब कार्डिक आउटपुट कम हो गया, किडनी के पास ब्लड कम जाएगा। जब किडनी के पास ब्लड कम जाएगा, जैसे कि वहां पे हमारे पास ग्लोमेरुलर सेल्स थे, वो सेंस करते हैं कि मेरे पास जो किडनी के पास जो जो सेल्स हैं वो वहां पे ब्लड कम आ रहा है।
जब ब्लड कम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अब क्या होगी, ग्लोमेरुलर सेल जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो क्या प्रोड्यूस करवाएगा, रेनिन प्रोड्यूस करवाएगा। और रेनिन एक एंजाइम है। और ये रेनिन काम क्या कर देते हैं, वही रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि फिजियोलॉजी में हमने इसके बारे में बात की है, ठीक है ना। रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज होंगे हैं। एंजियोटेंसिन 2 जो था वो हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 जो है ना 2 में कन्वर्ट, एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में। और फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है ना वो 4 काम कर रहे थे, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा, पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर था, सोडियम हाइड्रोजन जो है ना वो हमें जो रिसेप्टर था, जो ट्रांसपोर्टर था उसको एक्टिवेट करता था, साथ में जो है ना थर्स्ट को एक्टिवेट करता था। तो अब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, सोडियम वाटर रिटेंशन होगी, वॉल्यूम ओवरलोड और हो जाएगा, तो मसला और खराब हो जाएगा। तो कहने का मकसद है कि डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, किडनी के पास ब्लड कम चला जाएगा, डिक्रीज किडनी ब्लड फ्लो है, ठीक हो गया। जब ये फ्लो होगा तो अब फिर इसके बाद जो है ना ये रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक हो गया। काम तो मजीद खराब हो गया है भाई साहब, अब आगे तो मसला हो जाएगा। तो इसीलिए जब रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना तो उसमें एल्डोस्टेरोन रिलीज होते हैं, और एल्डोस्टेरोन के अपने सारे काम हमें, जहाँ हमें पता है कि सोडियम वाटर रिटेंशन कर देता है, और साथ में वो पूरा काम हो रहा है, जैसे कि फिजियोलॉजी में हमने एक्सप्लेन किया, मजीद में डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो इसी वजह से हम क्या कर देते हैं, इस पेशेंट को हम एसीई इनहिबिटर्स दे देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिसमें ये प्रेल आते हैं। और ये इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ये एग्जाम क्वेश्चन है, सही है आप लोगों के लिए। आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, ड्रग ऑफ चॉइस भाई हमें बताएं कि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो एसीई इनहिबिटर। वो इसलिए है कि क्योंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि आगे जो है ना कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, किडनी फ्लो जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज, रास सिस्टम एक्टिवेट, एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट, सोडियम वाटर रिटेंशन, और मजीद वॉल्यूम ओवरलोड होगा, और आगे हार्ट पे ऑलरेडी इतना बोझ है और मजीद पानी और जो है ना वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, मजीद जो है ना हार्ट पे काम जो है ना वो ज्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि ये जो मजीद ओवरलोड वॉल्यूम ओवरलोड होती है ना इसको हम बंद कर लें। तो इसी वजह से हम ये ड्रग दे देते हैं ताकि मजीद वॉल्यूम ओवरलोड ना हो जाए। तो इसलिए हम इस पेशेंट को क्या देते हैं, एसी इनहिबिटर, जिसमें प्रेल प्रेल आते हैं, केप्टोप्रेल, एनाप्रेल, लेसेनोप्रेल, आल प्रेल प्रेल एस एसी इनहिबिटर्स, सही है। तो ये ड्रग आप चाहे इसके लिए, समझ आ गया है कि नहीं, क्लियर हो गया है, आसान है कि मुश्किल है? आसान है सर, सही है। ठीक हो गया। अब इसमें जब क्लिनिकल फीचर क्या होगा, जैसे कि पहले हमने इसकी देखे, आप लोगों को सब कुछ का पता चल गया है, ठीक है, कि क्या क्या सीन हो सकता है वो ऑलरेडी हमने बताया और हमें पता चल गया। अब जो है ना हमारे पास क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि अब जो है ना हार्ट पे जो है ना जो वेंट्रिकल है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो मजीद जो है ना ब्लड बाहर नहीं फेंक सकता है? यहाँ पे एट्रियम है और यहाँ पे आप लोगों का लंग्स है, नॉट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये लंग्स है आपका, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रियम है, ठीक है ना। यहाँ पे जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, पीछे वॉल्यूम कम्युलेट, यहाँ पे वॉल्यूम कम्युलेट, जब यहाँ पे वॉल्यूम कम्युलेट, फिर लंग्स में वॉल्यूम कम्युलेट है। जब यहाँ पे वॉल्यूम कम्युलेट, मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ दोबारा चला जाता हूँ, आप लोगों की इस तरीके से समझ नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो रिमूव कर लूँ मैं, ठीक हो गया। राइटिंग थोड़ी सी अजीब है लेकिन यार माउस पे इसी तरीके से हम राइटिंग कर सकते हैं कि नहीं, माज?
ठीक हो गया। सही है सर, बस समझ आते हैं सर। समझ आ रहा है सही ना? है। बस समझ आ रहा है, ये अच्छी यस बात है। सर। ठीक हो गया। ये आपका जो है ना वो है लेफ्ट एट्रियम। हम्म। ये आपका जो है ना लेफ्ट एट्रियम है। ये आपका वेंट्रिकल है। ठीक हो गया। ईओटा है ये आपके पास। ये आपके पास जो है ना ये आपके पास लंग्स है? यहाँ पे आपके पास, यहाँ से ब्लड आती है एट्रियम में, फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में है, और फिर वेंट्रिकल से सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब जब यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड, यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड, यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड, लंग्स में वॉल्यूम ओवरलोड, तो जब यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड होती है ना, अब यहाँ पे जो जो स्मॉल स्मॉल वेसल्स है वो रप्चर हो जाते हैं, वो रप्चर हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है ना, और पल्मोनरी इडीमा भी होते हैं, ठीक है ना। और जब वो स्मॉल वेसल्स जो है ना वो रप्चर हो जाते हैं ना, उसमें हेमरेज होती है। और जब हेमरेज हो जाती है इसका मतलब है कि ब्लड आ जाता है। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक हार्ट फेलियर सिल्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से जब लंग्स में, हमने जैसे कि फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि जब आगे रास्ता बंद हो तो पीछे कैपिलरीज में जो है ना वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम जो है ना इंटरस्टिशियल स्पेस में निकल जाएगा, फिर क्या होगा, इडीमा होगा। है, हमने ऐसे ही पढ़ा ना, इडीमा हो जाएगा फिर। तो इसी वजह से इस पेशेंट को पल्मोनरी इडीमा होगा। और इसी पल्मोनरी एडीमा की वजह से ये पेशेंट जो है ना उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, तो इसलिए डिस्पनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिस्पनिया का क्या मतलब है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। स्पेशली जो है ना आपको जो नॉक्चर्नल जो होते हैं ना, जो रात के टाइम जब आप लेटे होते हो, उस टाइम जो है ना आपको ये डिस्पनिया होगा, और ये प्रोक्सिमल नॉक्चर्नल डिस्पनिया इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ जो है ना आपके पास ये, अब जो स्मॉल कैपिलरीज है यहाँ पे वो रप्चर हो जाते हैं, ब्लड बाहर निकल आता है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना हार्ट फेलियर सेल जो है ना वो हमें मिल जाते हैं, और उसको हम कहते हैं हेमी। इसका जो है ना पिक्चर मैं आप लोगों को स्लाइड में बता देता हूँ, हीमोसिड्रिन सेल। ये बहुत अहम है, ठीक है ना। हीमोसिड्रिन सेल, इसको हार्ट फेलियर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये जो सेल्स है ना ये वाले, ये 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 हेमोसिड्रिन सेल्स है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे कि ये मैक्रोफेजेस आए हुए हैं, ठीक है ना, हार्ट फेलियर सेल जिसको बोलते हैं, ये हार्ट फेलियर सेल, ठीक है। इसको हेमोसिड्रिन सेल्स भी बोलते हैं, हार्ट फेलियर सेल्स भी बोलते हैं। इसीलिए पेशेंट्स को जो है ना पल्मोनरी एडिमा होगा, डिस्पनिया होगा, प्रोक्सिमल नॉक्चर्नल डिस्पनिया, प्रोक्सिमल नॉक्चर्नल डिस्पनिया, ठीक है। और टोपनिया होगा, क्रैकल्स होंगे, ठीक है ना, और हार्ट फेलियर सेल्स होंगे, ये, ठीक है। ये वही चीज है जो मैंने आप लोगों को डायग्राम में बता दिया है पीछे, एक्टिवेशन रेनिन सिस्टम, मेन स्टेट ट्रीटमेंट एज एसी इनहिबिटर। इसका मतलब ये होता है कि ड्रग आप चाहे से, यानी फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है हमारे पास, एसी इनहिबिटर, ठीक हो गया। अब लेफ्ट साइड की बात हमारे पास जो है ना वो खत्म हो गई है। अब लेफ्ट की वजह से जो है ना हमारे पास राइट का मसला हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पे कि इसी वजह से जो है ना यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड, यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड, अब पीछे बात आ जाएगी, यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड है, लेफ्ट वेंट्री सॉरी राइट वेंट्रिकल में वॉल्यूम ओवरलोड, फिर जो है ना यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड, इसी तरीके से। तो अब लेफ्ट साइड फेलियर की वजह से हमारे पास राइट साइड का जो है ना वो हार्ट फेल हो जाता है, ठीक हो गया है। इसीलिए जो सबसे कॉमन इसमें वो है कि कॉमनली जो राइट साइड हार्ट फेलियर जो हमारे पास होती है, उसका जो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट मेन काज है वो है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, सही है। और इसके साथ साथ जो है ना हमारे पास कोई क्रॉनिकली मसला चल रहा हो लंग्स में, ठीक है ना, जैसे कि कॉर पल्मिनल पल्मोनाली
ये एक एग्ज़ाम क्वेश्चन आए थे इन लोगों के लिए, शिहाज़ यूनिवर्सिटी में इन लोगों को, रानी लोगों को ये क्वेश्चन आया था। तो इन लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसका क्या आंसर बनता है, और उसमें कोरपल मुनाली दिया था, ठीक है ना। उसमें कोई लेफ्ट साइड हार्ट वो चीज़ नहीं दिया था, बाकी और कुछ ऑप्शंस थे, उसमें ये कोरपल मुनाली था, ठीक है ना। तो ये भी आ सकता है, जैसे कि इन लोगों को जो है ना वो एक एमसीक्यूज आया था। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप लोगों के सामने हैं, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं बताऊं कि हाँ यार ये बड़े आसान सी चीज़ है। एक चीज़ को बस आप लोगों ने पकड़ना है और फिर उसको पकड़ के आगे आपने चले जाना है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट साइड की समझ आ गई है, इसी वजह से पीछे प्रेशर वॉल्यूम एकामुलेट, इसी की वजह से राइट साइड जो है ना वो हार्ट फेलियर होता है, या कोई क्रॉनिकली मसला चल रहा हो लंग्स में, कोरपल मुनाली, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी हमारे पास ये मसले हो सकते हैं। अब जैसे कि हमने ये बात की कि क्लिनिकल फीचर्स, हमने बात की कि इस लेफ्ट साइड फेलियर में यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी एडीमा होगा, हेमरेज हो सकती है, और इसी की वजह से हार्ट फेलियर सेल जो है ना वो आ सकते हैं, और वो उसको हम हेमोसिड्रिन या हार्ट फेलियर सेल कहेंगे। इसी तरीके से इसके भी क्लिनिकल जो फीचर्स है वो है हमारे पास, वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे जब भी हमेशा के लिए आप लोग ये बात जहन में रख के कि जब भी राइट साइड हार्ट फेलियर हो तो यहाँ पे जो आपका जो जुगुलर वेन है इसमें डिस्टेंशन हो जाती है। ये मोस्टली जो है ना राइट साइड हार्ट के साथ होता है, ठीक है ना। जो आपके पास जो है ना जुगुलर वेनस डिस्टेंशन होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, क्योंकि अब यहाँ पे इन सुपीरियर वेना के हुआ, और फिर इसके बाद जो है ना इंफीरियर वेना के हुआ, और यहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो उसके पेंक्रियाज है आपके पास, यहाँ पे लीवर है आपके पास है, जीआईटी है। तो सारा ब्लड सप्लाई जो है ना वो यहाँ पे आ जाती है लीवर में, फिर लीवर से जो है ना फिर डायरेक्ट इंफीरियर वेना के हुआ में चले जाते हैं, ऐसा ही है ना। तो जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो तो यहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए जो है ना जेवीडी होगा, जेवीडी इंक्रीज जेवीडी होगा, ठीक है। और प्रेशर जब यहाँ पे भी ज्यादा होगा तो पीछे भी कामुलेट हो जाएगा, तो इसलिए जो है ना आपके लीवर में भी मसला आ जाएगा, वहां पे भी प्रेशर ज्यादा होगा, और जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा तो स्प्लीन में भी है। तो इसी तरीके से पीछे से आप आ जाए, तो इसलिए हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होगा इस पेशेंट को, सही है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, क्योंकि यहाँ पे अब ब्लड जो है ना वो आगे नहीं जा पा रहा है, तो पीछे से वॉल्यूम अकोमुलेट होगा, और साथ वक्त के साथ साथ जो है ना यहाँ पे आपका जो लीवर है और आपका जो स्प्लीन है वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होगा। और जब आप लीवर को देखोगे ना तो इसमें एक, मैं अब स्लाइड में दिखाऊंगा, नटमग लीवर होगा, नटमग लीवर ये क्या है मैं आगे स्लाइड में बता देता हूँ, सही है, वहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसकी वजह से जो है ना और कार्डिक सीरोसिस होगी, क्योंकि कार्डिक की वजह से अब जो है ना आपके पास लीवर में मसला आ गया, अब लीवर जो है ना उसका आर्किटेक्चर खराब हो गया, और इस जब लीवर का आर्किटेक्चर खराब हो जाता है तो उसको हम सीरोसिस ही कहते हैं। कितनी आसान सी चीज है, आसान बातें, ठीक है। और इसी वजह से जो है ना आपके पास फिर पिटिंग एडिमा होगा, क्योंकि अब जो है ना प्रेशर जो है ना वो नीचे ज्यादा जनरेट होगी, ठीक है ना। तो अब जब पिटिंग एडिमा हो गए तो ड्यू टू, किस वजह से ये पिटिंग एडिमा होगा, ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जब आपके पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो इसी वजह से जो है ना वो क्या होगा, पिटिंग एडिमा होगा। तो जब भी हार्ट फेलियर का मसला हो तो उसको जो है ना आपके रेफरी पे देखो, या नीचे पाँव में देखो, तो वहां पे जब आप इसको प्रेस करोगे नी सीडीमा को, तो वो पीछे से जो है ना वो एक जगह छोड़ देती हैं। जब आप उंगली लगा देते हो ना तो वहां पे आपकी उंगली का जो है ना वो बन जाते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं पिटिंग एडिमा, ठीक है ना। तो पिटिंग एडिमा होगा। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जैसे कि ऊपर हमने बात इसके की, ठीक है। और जैसे कि अब देखिए अन एग्जामिनेशन, मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि जो है ना ये इसको हार्ट फेलियर हुआ है, या राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, तो दोनों में देखें इंस्पेक्शन जब आप करेंगे पाल्पिटेशन और चेस्ट पेन डेस्पनिया दोनों में सेम ही है, ठीक है ना। तो अब जब स्पेशली जब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं ना तो यहाँ पे जो बीट होगी लेफ्ट साइड पे वो एपेक्स बीट होगी,
ठीक है। और राइट साइड पे, चूंकि वो राइट साइड पे, तो वहां पे जो बीट होगी वो एपेक्स पे नहीं होगी, सही है। और इसके साथ साथ जो है ना, जिस तरह हमने साउंड्स में भी हमने बात की कि यहाँ पे जब आपके पास हार्ट फेलियर हो तो यहाँ पे सारे साउंड्स आपको सुनाई देंगे, हैं। हमने बात की है साउंड्स में, ठीक है ना। गैलेप साउंड जिसको हम कहते थे, गैलेप रिदम जिसको हम कहते थे, 1 2 3 4 सारे जो है ना साउंड्स आपको सुनाई देंगे, लुक डुक 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 लुक डुक डुक डुक। तो यहाँ पे भी जैसे कि हमने पहले साउंड्स में के बारे में बात की है, तो आप साउंड्स वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, वहां से आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम किस तरह करेंगे कि यार ये कौन से साइड पे है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होते हैं। और अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज द सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव टेस्ट क्या है, तो आप लोगों ने बताना है कि ईसीजी, ठीक है ना। अब ये सारी इस बुक में नहीं है, ठीक है ना, तो ये आप लोग लिख लो अपने साथ। तो ईसीजी जो है ना ये मोर सेंसिटिव है, ठीक है। और हार्ट फेलियर के लिए ईसीजी मोर सेंसिटिव टेस्ट है, हम ईसीजी करते हैं विद इन 24 आवर्स। कोई भी पेशेंट्स आपके पास क्लिनिक में आ जाए तो विद इन 24 आवर्स हम ईसीजी ही करते हैं, सही है। फिर 24 आवर्स के बाद जो है ना हमें ईसीजी से पता नहीं चल जाता, क्योंकि वो जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट आया है और उसको एमआई हुई है ना, तो फिर एक दिन बाद 2 दिन बाद वो जो एसटी एलिवेशन होता है वो तो वापस अपने हालत पे आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन वो पैथोलॉजिकल क्यों वो होता है वो तो हमें पता है, लेकिन फिर हम मार्कर से पता लगा देते हैं, जब 2 दिन हो जाते हैं ना या एक दिन के बाद हो, तो फिर उसमें हम मार्कर से हम इन्वेस्टिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन मोस्ट सेंसिटिव की अगर हम बात करें हार्ट फेलियर में, तो हम ईसीजी जो है ना इज द मोस्ट सेंसिटिव, ठीक है ना। और ए इन पी, जिस तरह एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड की हमने बात की, हमने कहा था ना कि जब कंजेशन होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, बायोकेमिस्ट्री में हमने इसकी बात की थी, तो हमने कहा था कि एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड जो है ना वो रिलीज हो जाते हैं, हाँ, हार्ट से। तो वो क्या काम कर देते हैं कि ये जो ए इन पी है ना, ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वो है हार्ट फेलियर के लिए, मतलब इसमें हम जो है ना वो अब अर्ली हार्ट फेलियर, ए इन पी, ए इन पी, ये सारे सारे जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट बहुत अहम है, हर एक पॉइंट इसको जहन में रख लें, इसको दिमाग के पीछे वाले हिस्से में महफूज रखें, हैं। सही है नमाज, एएनपी, सही है। तो ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ अर्ली हार्ट फेलियर, एएनपी। और बीएनपी, बीएनपी जो है ना बेसिकली यार इसमें ना डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है, लेकिन जो मैंने जो याद किया है ना मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। शायद इसमें लोगों का जो है ना इख्तिलाफ हो, वो हो, लेकिन जो एएनपी है ना वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है कि जब आपके पास पहला हार्ट फेलियर हो तो उसमें एएनपी जो है ना वो आपको मिलेगा। वो जाहिर सी बात है, वो ऑलरेडी हमने पढ़ी, ये चीज़ हमने पढ़ा है कि जब भी आपके पास कंजेशन होती है तो आपके हार्ट से जो है ना वो एएनपी रिलीज हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जाके वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, और वो जो मैकेनिज्म बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ी है, मजीद डिटेल में नहीं जाता। जो बीएनपी है ना, जो बेसिकली ये ब्रेन में और उसमें जो है ना पहले ये रिलीज होते थे, इसलिए तो इसको ब्रेन नाइट्रिक पेप्टाइड का नाम दिया है। लेकिन ये आपके वेंट्रिकल से भी कहते हैं, कहने वाले ये कहते हैं, कुछ अथॉरिटीज, कुछ नहीं बल्कि ज्यादातर अथॉरिटीज यही कहते हैं कि बीएनपी जो है ना वो आपके पास हार्ट से भी रिलीज होते हैं, सही है। तो ये बीएनपी, बेसिकली बीएनपी पे मैं बात कर रहा था कि ये जो बीएनपी है ना ये प्रोग्नोस्टिक उसमें जो है ना वैल्यू है, कि जब आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देते हो तो उसमें हम फिर बीएनपी देखते हैं कि यार बीएनपी मतलब कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, या मतलब इससे हम लगा सके, तो ये प्रोग्नोस्टिक वैल्यू है, ठीक हो गया है। तो ये चीज़ें थी हमारे पास, ये हमने उसके बारे में बात की कि जब भी आपके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो तो क्या मसला हो सकता है, ठीक है ना। तो वही क्लिनिकल फीचर, जुगुलर वेनस पेनिस डिस्टेंशन होगा, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होगी, हैं, और इसी वजह से सिरोसिस है, पेटिंग एडिमा होगा, ये सारी चीज़ें ये है हमारे पास नट मग लीवर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से ये जो है ना हमारे पास होती है, सही है, नट मग लीवर, क्योंकि ये हमारे पास वेसल जो है ना वो रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना ये तो हमारे पास था कंजेस्टिव हार्ट